आदिवासी समाज भावनाओं के बहाव में कब तक नाचते रहेंगे? आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर और खराब है। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे हैं। आदिवासी समाज के लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपना गुजर बसर करते हैं। आदिवासी समाज के लोग बिजनेस व्यापार में न बराबर हैं। आदिवासी समाज के लोग बिजनेस व्यापार में क्यों नहीं हैं के सवाल को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। आर्थिक विकास और राजनीतिक जन चेतना के बगैर आदिवासी समाज अपनी पहचान के साथ अपने अस्तित्व को बरकरार कभी नहीं रख पाएंगे। आरक्षण के बैसाखी पर आदिवासी समाज राजनीति, नौकरी और शिक्षा में घिसट घिसट कर आगे कुछ जरूर बढ़ा है, किंतु ये आरक्षण का लाभ भी व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रह गया है। कुछ धनाढ्य आदिवासी ही आरक्षण का लाभ लेते हैं, जिनको आदिवासी समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। झारखंड के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या बहुतायत में है, किंतु यह बहुतायत जनसंख्या राजनीतिक पवार में कहीं नहीं है। जो समाज राजनीतिक शक्ति के मामले में लाचार और कमजोर होता है, वह समाज हमेशा शोषण का शिकार होता है। उनका जनसंख्या का दोहन, सांस्कृतिक और धार्मिक पलायन जैसे कई समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। कोरोना काल में झारखंड के हेमंत सरकार ने लाखों प्रवासी मजदूरों को घर वापसी कराया, यह काफी सराहनीय है, किंतु सवाल फिर भी यही है कि क्या झारखंड के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए ही हैं? क्या आदिवासी हासाला, दिसी पोशाक साकाम दातावनी आखरिय हांडी आखरिय, रेजाकुली प्रवासी मजदूर ही बने रहेंगे? तारांकन, क्या झारखंड राज्य में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जा सकती है जिससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके? सच बात तो यह है कि झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी मूलवासी के हित में एक भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है जिससे आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो सके। झारखंड राज्य में जहां कहीं भी औद्योगिकीकरण हुआ है, वहां पर बाढ़ की तरह बाहरी आबादी आई है और झारखंड की संसाधन पर बाहरियों का कब्जा हुआ है। आदिवासी समाज के लोग एक भी ठेला, दुकान, व्यापार आदि नहीं लगाए हैं। दरअसल किसी भी राज्य के बहुसंख्यक लोगों से भाषा का संबंध न सिर्फ एक विचार विनिमय के लिए होता है, बल्कि नियोजन, रोजगार, बिजनेस, व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भाषा का संबंध संपूर्ण मानव विकास से संबंध रखता है। काश यह बात आदिवासी समाज को वक्त रहते मालूम हो पाता, किंतु आदिवासी समाज के लोग अपनी भाषा को अपने पारिवारिक दायरे में कैद रखना चाहते हैं। आदिवासी भाषा को नियोजन नीति में शामिल करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में गैर आदिवासी भाषा की तरफ आदिवासियों का झुकाव होना एक सामान्य बात ही होगी। जो भाषा पहले से नियोजन, रोजगार और शिक्षा में होगी, लोगों का झुकाव उधर ही होगा। अतः जरूरी है कि आदिवासी भाषा, संताली भाषा को राजभाषा बनाकर शिक्षा, नियोजन और प्रशासन आदि में शामिल किया जाए। जब कुछ पढ़े लिखे आदिवासी लोग अपने बच्चों को आदिवासी भाषा से दूर रखते हैं और नौकरी पेशा में शामिल दूसरी अन्य भाषा जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी में अपने बच्चों को बात करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कुछ आदिवासी लोग इसे आदिवासी समाज विरोधी प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं। किंतु हर किसी की मजबूरी है कि नियोजन, शिक्षा और प्रशासन में शामिल भाषा को तरजीह दी जाए। यदि आदिवासी भाषा को ही शिक्षा, नियोजन और प्रशासन में प्रमुखता दी जाए तो यह मजबूरी नहीं होगी, किंतु इसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा। पर सवाल यह है कि राजनीति को गंदा बताने वाले झारखंडी आदिवासी झारखंड में आदिवासी भाषा को स्थापित करने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी हैं? शायद नहीं। वर्तमान में जो राजनीतिक दल झामुमो झारखंड के सत्ता में काबिज है, वह दल आदिवासी नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उस राजनीतिक दल को तथाकथित रूप से आबुआ दिशुमरे आबुआ राज जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाता है, किंतु यह राजनीतिक दल आदिवासियों के लिए कोई ठोस नीति लागू करने के पक्ष में कभी नहीं रहा है। सरना धर्म कोड आदिवासियों के धार्मिक पहचान को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। सरना धर्म कोड अवश्य रूप से लागू की जानी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म की तरह आदिवासियों को भी एक धार्मिक समुदाय के रूप में परिभाषित और मान्यता देने के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता मिलना चाहिए। किंतु आदिवासी राजनीतिक दल और आदिवासी नेता के रूप में स्थापित तथाकथित दिशोंग गुरु और उनकी पार्टी सरना धर्म कोड के लिए उनका न कोई आंदोलन दिखता है और न ही कोई नारा। किंतु जब दुमका उपचुनाव में शिबू सोरेन के छोटे बेटे को हेमंत सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा तो आदिवासी भावनाओं को जीतने के लिए अचानक ही 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड अपने कैबिनेट से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने के लिए विधानसभा सत्र बुलाते हैं और प्रस्ताव को पारित करते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह बात हर गाली मोहल्ले में प्रचारित किया जाता है। आदिवासी समाज के अधिकांश लोग भी भावनाओं में बहकर खूब लड्डू बांटते हैं, नाचते गाते हैं। अब सवाल है कि उसके बाद हुआ क्या? इसी तरह लीज मामले को लेकर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विधायकी आधार में लटका हुआ है।
इसी बीच छात्र नेता जयराम महतो, जेएमएम पार्टी के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम आदि 1932 खातियान आधारित डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जोरदार आंदोलन चलाया। इसी दबाव में हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक बुलाकर 1932 आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी। जबकि सर्वविदित है कि 27 नवंबर 2002 को 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त हो चुका है। इस बाबत कई दफा खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा में बयान दे चुके हैं। बावजूद 1932 खातियान आधारित डोमिसाइल नीति पर जनता के भावनाओं को देख उन्होंने कैबिनेट से पास किया। 1932 खातियान आधारित डोमिसाइल नीति कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी समाज के अधिकांश लोग राजनीति के पचड़े को जाने बिना खूब मिठाइयां बांट रहे हैं, नाचने गाने लगे हैं। जबकि पढ़े लिखे जागरूक लोग जानते हैं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। झारखंड की स्थानीय नीति के निर्धारण में झारखंड की जातिगत पहचान, झारखंड की भाषा, संस्कृति आदि ही हो सकती है, जो बाकी अन्य राज्यों में भी लागू है। किंतु इन तमाम मुद्दों पर आदिवासी समाज को राजनीतिक सवाल उठाने के बजाय लालीपाप वाली राजनीतिक स्टंट पर ही खुश होकर खूब लड्डू बांटते फिर रहे हैं, खूब नाच नाचकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आदिवासी समाज आखिर कब तक भावनाओं के बहाव में इसी नाचते गाते मिटते रहेंगे। सेंगिल ओनोलिया, वीरेंद्र कुमार बास्के।